इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन और टर्मक्स का इस्तेमाल करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज सी ही सीखनी चाहिए। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि सी सीखने से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। आप वेरिएबल्स, लूप्स, डेटा टाइप्स इजीली समझ जाते हैं। सी एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हार्डवेयर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, पीएचपी, ये सी के अंदर ही बनी है, यानी कि वो लैंग्वेज सी में ही लिखी गई है। सो अगर आप सी लैंग्वेज सीख जाते हो तो इसके बाद बाकी लैंग्वेजेस सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आज भी इसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर बनाने में, और एम्बेडेड सिस्टम्स और गेमिंग इंजन वगैरह बनाने में बहुत यूज़ होता है। तो ये आज भी काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। तो काफ़ी सारे रीजंस हो गए। नाउ हम बात करेंगे कि हम कौन से ऐप का इस्तेमाल करेंगे। टर्मक्स। तो टर्मक्स क्या है? टर्मक्स एक लिनक्स एमुलेटर है। यानी टर्मक्स आपके फ़ोन में एक लिनक्स एनवायरनमेंट बना देता है। यानी जैसी कोडिंग आप पीसी में कर सकते हो सिंपल भाषा में, वैसी ही कोडिंग आप टर्मक्स की हेल्प से एग्जैक्टली अपने फ़ोन में कर सकते हो। और भी ऐप्स हैं, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे या ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन सी कंपाइलर डालोगे तो, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर डालोगे तो मिल जाएंगे। लेकिन उनके जो कॉन्स है, उनके जो डाउन साइड है वो ये है कि आपको हर ऐप सीखने के लिए, हर लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एक अलग ऐप चाहिए। आपको जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए एक अलग ऐप चाहिए, आपको पाइथन सीखने के लिए, आपको सी सीखने के लिए, सबके लिए एक अलग अलग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा या अलग अलग वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा। लेकिन टर्मक्स टोटली ओपन सोर्स है, फ्री है। इसमें आप कितने भी लैंग्वेजेस तो सीख ही सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, इसके अलावा आप हैकिंग वगैरह भी सीख सकते हो। तो बेसिकली जो काम आप पीसी में कर सकते हैं और पीसी के कमांड लाइन में कर सकते हैं, वही काम आप टर्मक्स में भी कर सकते हैं। हम कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम टर्मक्स इंस्टॉल करना सीखेंगे, उसके बाद उसमें सी लैंग्वेज सेटअप करना सीखेंगे, और फिर धीरे धीरे हम सी लैंग्वेज सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच से। मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा काम आती है। तो हम जो भी चीज़ सीखेंगे उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखेंगे, उसके ऊपर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और कंसेप्ट सीखेंगे, और एट द एंड हम एक बड़ा कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाएंगे और कोर्स को एंड करेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो लेट्स सी कि टर्मक्स कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पे जाके आपको F-Droid ये शब्द सर्च करना है, और यहाँ आपको टर्मक्स दिख जाएगा। या तो आप वेबसाइट के अंदर जाके भी सर्च में टर्मक्स सर्च कर सकते हैं। नाउ यहाँ सजेस्टेड वाला टर्मक्स आपको इंस्टॉल करना है डाउनलोड APK पर क्लिक करके। तो डाउनलोड APK पे हमने क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो रहा है, और इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे। इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल था। अब आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, ताकि आपको स्टोरेज परमिशन मिल जाए टर्मक्स का। अपन आपने अलाउ कर दिया। अब लिखेंगे हम pkg इंस्टॉल, pkg अपडेट एंड pkg अपग्रेड। इससे आपके टर्मक्स के जो करंट पैकेजेस है वो टोटली अपडेट हो जाएंगे। एज यू कैन सी ये अपडेट हो रहा है और हो गया। अब हम लिखेंगे pkg इंस्टॉल सी लैंग। सी लैंग एक कंपाइलर है जो आपको सी लैंग्वेज रन करने में हेल्प करता है। pkg इंस्टॉल सी लैंग। जो कमांड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको एग्जैक्टली वही टाइप करना है ताकि हम आगे सी लैंग्वेज रन कर पाएँ। अब लिखेंगे सी लैंग हाइफन वर्जन। इससे आपको पता चलेगा कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सी लैंग हाइफन वर्जन। एज यू कैन सी कि सी लैंग 21.1.8 इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे कि सी लैंग्वेज कैसे लिखना है। हम कुछ देर में सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं। मैं आपको बेसिक कोड दिखा रहा हूँ सी लैंग्वेज का। यहाँ हमने कुछ कोड लिखा है, इंट मेन रिटर्न 0, और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करूँगा, printf। प्रिंट एफ फंक्शन से आप सी में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं कुछ देर में बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन पहले आप देखिए। लेट से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ABCDEF, और लास्ट में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। इग्नोर ऑल द थिंग्स अबव, लाइक ये सारी चीज़ें आप फिलहाल अबव जो है, ये सारी चीज़ें जो ऊपर नीचे, इसको अवॉइड करिए और सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, प्रिंट एफ फंक्शन पे। मैंने प्रोग्राम को बेसिकली कहा है कि तुम क्या करो कि तुम ABCDEF स्क्रीन पर प्रिंट कर दो। अब ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा। अब हम Ctrl+X+Y करते हैं। एज यू कैन सी कि हमारे प्रोग्राम का नाम है first.c। हम इसको एंटर करते हैं और हम ls करेंगे, और यहाँ first.c नाम का एक फाइल बन गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी फाइल सी लैंग्वेज का आपको रन करना है तो आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं। आपको आउटपुट देखना है तो आप डायरेक्टली आउटपुट नहीं देख सकते। आपको लिखना पड़ेगा सी लैंग first.c, जो भी फाइल का नाम होगा, first.c -o FIRST। अब मैंने ये क्यों लिखा है तो देखो, मैं सी लैंग जो हम लोगों ने शुरू में इंस्टॉल किया था उस कंपाइलर को बोल रहा हूँ। ये जो first.c है ना, इसका आउटपुट आप मुझे फर्स्ट नाम के एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना के दे दो। मैं अगर एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊँ तो जब आपके घर पे अनाज आता है, किसी भी तरह की सब्जी होती है, आलू होता है और भी उसमें होता है वगैरह वगैरह चीज़ें, मसाले होते हैं, नमक होते हैं, तो क्या आप उनको कच्चा खा सकते हो? नहीं, पहले आप उनको आग में पकाते हो, और जब उनकी कोई रेसिपी बन जाती है तब आप उसको खा सकते हो। सेम वही कंसेप्ट पे यहाँ भी काम होता है।
फर्स्ट डॉट सी एक कच्ची सब्जी है, इसमें कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। अब हम इसका आउटपुट चाहते हैं एक ऐसी फाइल में, एक ऐसी एग्जीक्यूटिबल फाइल में जिसको हम रन करवा सकें। तो मैंने फर्स्ट नाम की एक फाइल बना ली है। हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसका नाम फर्स्ट ही दें। हम इसका नाम दे सकते हैं एप्पल। हम कहेंगे कि इस एप्पल नाम के फाइल में आप आउटपुट बना के दे दो फर्स्ट डॉट सी का जो है। अब हम इसको एंटर करेंगे तो एज यू कैन सी जब हम ls करेंगे यानी लिस्ट करेंगे तो एप्पल नाम की एक हरे कलर की फाइल बन गई है। एप्पल नाम की जो फाइल है वो एक्जैक्टली क्या है, फर्स्ट डॉट सी की एग्जीक्यूटिबल फाइल है जो एप्पल नाम से यहाँ पे बन गई। इसको रन करने के लिए हम करेंगे ./ और फाइल का नाम एप्पल। तो हमने एप्पल किया और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है देखो, ABCDEF जो हमने वहाँ पे प्रिंट करवाया था। तो इस तरह मैं आपको यही समझाना चाहता था कि आप कैसे किसी भी सी फाइल का आउटपुट निकाल सकते हैं। फर्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब आप सी प्रोग्राम लिखेंगे तो एटलीस्ट उसका आउटपुट निकालने आपको आना चाहिए। अब हम फिर से एक नया आउटपुट निकाल के देखेंगे सेम ही फाइल का। तो हम लिखेंगे सी लैंग, जो हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया था शुरू में, सी लैंग, फिर फाइल का नाम लिखेंगे फर्स्ट डॉट सी -o। इस बार हम चाहते हैं इस फाइल का नाम फर्स्ट, तो हमने फिर से एंटर कर दिया। अब ls करेंगे तो यहाँ फर्स्ट नाम की भी एक फाइल बन गई है। यानी कि इस कोड को हम कितनी बार भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इस कोड का हम कितनी बार भी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं। और जब जब आप कोड में कुछ अपडेट करेंगे, कुछ कोड में नया डालेंगे, आपको एक नई एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी ही पड़ेगी। या तो पहले वाली फाइल को ही फिर से एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हो। तो हम ./first करेंगे तो देखो यहाँ पे सेम आउटपुट प्रिंट हुआ है। सो बेसिकली किसी भी फाइल को हम इस तरीके से कंपाइल करवा सकते हैं या रन करवा सकते हैं टर्मक्स में, सी लैंग्वेज की जो फाइल होती है। सो सी क्या है, कंपाइल लैंग्वेज है। पहले आप एक फाइल बनाएंगे और फिर उस फाइल के जरिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनवा के उसको रन करवाएंगे। सो दिस इज द कोड। अब हम फिर से नैनो फर्स्ट डॉट सी में जाएंगे। अब नैनो क्या है, नैनो एक कोड एडिटर है जो कि टर्मक्स में प्री इंस्टॉल्ड कोड एडिटर होता है। आप इसमें कोड लिख सकते हैं। एंड फर्स्ट डॉट सी क्या है, ये हमारे फाइल का नाम है। वैसे ही अगर आपको कोई नई फाइल बनानी है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा उस फाइल का नाम। तो लेट्स से हम नैनो सेकेंड डॉट सी एक फाइल बनाते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि डॉट सी मैंने क्यों लिखा है। देखो जैसे आप पिक्चर देखते हो मूवीज़ तो या वीडियो फाइल देखते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, MP4। जब आप कोई फ़ोटो देखते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, JPG या PNG। म्यूज़िक फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, MP3। वैसे ही सी फाइल की एक्सटेंशन होती है .c, पाइथन फाइल की एक्सटेंशन होगी .py, HTML फाइल की एक्सटेंशन होगी .html। तो इसलिए हम कभी भी जब सी फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन हमें लिखना पड़ेगा .c, ताकि सिस्टम को पता चले कि एक सी लैंग्वेज की फाइल है। सो इसीलिए .c। नाउ अब हमने एक नई फाइल बना ली है सेकेंड डॉट सी नाम से, और यहाँ पे हम कोड एकदम स्टार्टिंग से लिखना चालू करेंगे। आपको मैं समझाऊंगा कि #include standardio.h जो हमने एंगल ब्रैकेट में standardio.h लिखा था, stdio.h, इसका क्या मतलब होता है। फिर हमने लिखा था int main डबल ब्रैकेट, और फिर नीचे हमने लिखे थे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके ऊपर था रिटर्न 0। एग्जैक्टली यही कोड था। अब हम समझते हैं इसके अंदर हम जो भी चाहे प्रिंट करवाएं, जो भी चाहे स्कैन करवाएं, अब जो सारे कोड्स लिखे जाएंगे वो इसी के अंदर लिखे जाएंगे। ये बड़ा होते जाएगा और कोड सारे इसी के अंदर आते जाएंगे। हम नए नए लाइन्स लिखेंगे और तभी वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम समझते हैं कि सी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें लिखना क्यों ज़रूरी है। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड हैशटैग या पाउंड आप बोल सकते हो उसको, इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h एंगल ब्रैकेट के अंदर। ये हमने क्यों लिखा है, ये एक तरह की हेडर फाइल है। जैसे मैंने बताया था आपको .h जहाँ पे भी लगेगा वो मतलब वो एक हेडर फाइल है। .c मतलब क्या था, सी फाइल, और सी फाइल के अंदर .h जहाँ भी लगा वो एक हेडर फाइल है। तो सिर्फ इंक्लूड stdio.h ही नहीं होता है, बहुत सारी हेडर फाइल्स हो सकती हैं, लाइक इंक्लूड include इंक्लूड stdlib.h, या हम math.h नाम की भी एक हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। सो मेनली अगर आप 2025 हेडर फाइल्स जान जाते हैं तो आप एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, जो कि इनफ है। फिलहाल हम #include standardio.h लिखेंगे। अब ये हेडर फाइल करता क्या है, तो हेडर फाइल आपके फंक्शंस को कंटेन करता है। मैंने यहाँ पे शुरू में printf फंक्शन लिखा था, मैंने लिखा था printf, और मैंने ब्रैकेट में करके कुछ लिखा था ABC ऐसा करके, और मैंने क्लोज करके और सेमीकोलन लगाया था। तो ये जो printf ये क्या है, एक फंक्शन है। ये सारे फंक्शन कौन कंटेन करता है, हेडर फाइल्स। जब हम नए नए और फंक्शंस और एडवांस फंक्शंस यूज़ करेंगे तो और हमें नए हेडर फाइल्स की ज़रूरत भविष्य में पड़ेगी। सो आप इतना समझ लीजिए कि ये जो हेडर फाइल है ये फंक्शंस कंटेन करते हैं अपने अंदर। नाउ हम आते हैं इंट मेन। तो ये इंट मेन यानी मेन, अब कोड यहाँ से चालू हो गया। मेन फंक्शन यानी कोड यहाँ से चालू हो गया, कोड और ब्रैकेट यहाँ से अब चालू हो चुका है, और फिर नीचे हम 2 कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसी के अंदर सारे कोड्स लिखना चालू करते हैं। लास्ट में आप देख रहे होंगे रिटर्न 0। इसका क्या मतलब है, रिटर्न 0 मतलब हम सिस्टम को बताते हैं कि हमारा कोड पूरा हो चुका है। बेसिकली जो इंट फंक्शन है, हमने इंट मेन ऊपर लिखा था, तो हम अब कंपाइलर को या सिस्टम को बता देंगे कि यहाँ कोड समाप्त हो गया और कोई एरर नहीं है। आप चाहें तो रिटर्न 0 नहीं भी लिख सकते हैं। आजकल के मॉडर्न कंपाइलर में वो अपने आप ही रिटर्न 0 एज्यूम कर लेता है। लेट्स से मैंने यहाँ रिटर्न 0 नहीं लिखा और मैंने जस्ट Ctrl+X+Y करके एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम ls करेंगे,
यहाँ पे second डॉट सी नाम की फाइल बन चुकी है। हम उसको फिर से वैसे ही कंपाइल करेंगे, सी लैंग second डॉट सी हाइफन ओ, और हम सेकेंड नाम के एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देंगे। देखो कोई एरर नहीं आया और सेकेंड नाम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। हम इसे $/सेकेंड करेंगे, SECOND, और ये चल जाएगा और ABC प्रिंट हो चुका है। एज यू कैन सी कि कोई भी एरर नहीं आया, सेकेंड डॉट सी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मॉडर्न डे कंपाइलर्स अगर आप यहाँ रिटर्न 0 नहीं लिखते हैं तो खुद ही एज्यूम कर लेंगे कि अच्छा वैल्यू रिटर्न 0 ही होगी। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि रिटर्न 0 लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब अगर आप ओल्डन टर्म्स में भी कोई ऐसा कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रिटर्न 0 खुद से एज्यूम नहीं करता है, तो ये बेसिकली लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है। आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, बट आपको लिखना चाहिए। बेसिकली रिटर्न 0 मतलब कोड यहाँ समाप्त हो गया सक्सेसफुली, दैट्स इट, इसका कोई और मतलब नहीं है। और ये सारी जो चीज़ें इनको हम बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी कोड लिखने का तरीका, और सिंटेक्स में क्या इंक्लूडेड आपको पता होना चाहिए। तो हम सिंटेक्स में लिखते हैं मेन कुछ चीज़ें जो मैं बता दूँ, #include standard.io.h विच इज studio.h, जिसको हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं इंट मेन, उसके आगे 2 ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं, लास्ट में रिटर्न 0 और एक सेमीकॉलन लगा के। तो सी ये काफ़ी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सेमीकॉलन लगाना, ब्रैकेट प्रॉपर लगाना। अगर ये सारी एक भी मिस्टेक हुई तो आपकी कोड में एरर आ सकता है। नाउ अब हम सीखेंगे कोड लिखना। मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर या तो कोई वीडियो बनाऊंगा या तो कमेंट्स में आंसर भी कर दूंगा। नाउ मैं कुछ पुरानी और भी मेथड्स के बारे में बताना चाहूँगा। कभी कभी लोग वॉइड मैन भी लिखते थे, ज़्यादातर ये एक ओल्ड स्टाइल हो चुका है। अब न्यू स्टाइल में यानी मॉडर्न डे में ज़्यादातर लोग इंट मेन लिखते हैं। तो वॉइड मैन पहले लिखा जाता था, अब इंट मेन लिखा जाता है। तो इंट मेन एक अच्छी प्रैक्टिस है और मॉडर्न डे कंपाइलर्स को सूट करती है, तो आप इंट मेन लिखिए। अब हमने यहाँ लिख दिया है। अब मैंने आपको प्रिंट फंक्शन सिखाया था। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है? प्रिंट एफ यानी प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन डबल ब्रैकेट और बाजू में सेमीकॉलन, और यहाँ हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे, बेसिकली चाहे आप कुछ भी लिखें वो प्रिंट होना ही है। हम फिर से यहाँ पे एक और प्रिंट करते हैं कुछ, प्रिंट एफ, और इस बार हम कुछ अच्छा प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में सेमीकॉलन। आप ध्यान रखिए कि सेमीकॉलन लगाना ज़रूरी है। यहाँ हमने एक मिस्टेक की है और हम देखेंगे कंपाइलर खुद ही बताएगा कि कोई तो एरर आया है। तो हम जाते हैं, इसको सेव करते हैं, Ctrl+X और Y से सेव होता है। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेकेंड डॉट सी है तो आप इसका नाम चेंज करके यहीं पे आप लिख सकते हैं थर्ड डॉट सी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नैनो में कैसे नाम चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकेंड डॉट सी की जगह थर्ड डॉट सी कर दिया और यहाँ से नाम चेंज हो चुका है। हमने नाम चेंज कर दिया है और वाई करेंगे, नाम चेंज हो चुका है, LS करेंगे, और यहाँ सेकेंड डॉट सी पहले एक फाइल था, अब एक थर्ड डॉट सी नया फाइल बन चुका है। अब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे। कैसे करना है? सी लैंग थर्ड डॉट सी हाइफन ओ, और हम थर्ड नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे। इसमें हमने एक एरर किया है, ये फाइल देखना एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम देखेंगे क्यों। देखो थर्ड डॉट सी में हमने क्या एरर किया है। एज यू कैन सी, अगर आप ठीक से पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड डॉट सी वार्निंग मिसिंग टर्मिनेटिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने मिस किया है। कैरेक्टर यहाँ पे सेम चीज़ दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के आगे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था। और थर्ड डॉट सी के 8th लाइन में यहाँ पे दिख रहा है कि हमने वो गड़बड़ की है। 8th लाइन में यहाँ साफ साफ दिख रहा है 8th लाइन में। तो हम नैनो जाएंगे, नैनो थर्ड डॉट सी में जाएंगे और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8th, ये 8th लाइन में हमने एरर की है। और हेलो वर्ल्ड के आगे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था। एज मैंने आपको कहा कि सी एक बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। Ctrl+X Y करेंगे फिर से हम, और फिर से हम सी लैंग थर्ड डॉट सी हाइफन ओ थर्ड हम फिर से प्रिंट करेंगे और इस बार कोई एरर नहीं आया। हम फिर से LS करेंगे और एक थर्ड नाम की फाइल बन चुकी है। अब हम इसे ./थर्ड करेंगे और एज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड HELLO यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड, और उसके पहले कुछ चीज़ें प्रिंट हुई थी। अब देखो ये सारी चीज़ें बहुत ही देखने में बेकार लग रही हैं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इसी के साथ प्रिंट हो चुका है। अब हम इसको हटाना सीखेंगे और एक नए लाइन में सब कुछ प्रिंट करना सीखेंगे। तो नैनो थर्ड डॉट सी हम फिर से इस फाइल में जाएंगे, और हमें अगर कभी भी एक जब हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कंपाइलर यही सोचेगा कि हमें तो बस प्रिंट करना है, इसको आपने ये नहीं बताया कि नया लाइन चाहिए। तो हम इसे \n करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश नहीं \n, और यहाँ पे भी हम \n करेंगे। इसका मतलब \n मतलब न्यू लाइन, और हमने दोनों जगह एक नई लाइन ऐड कर दी है। अब देखना इसका आउटपुट कैसा होता है। हम Ctrl+X Y करेंगे और फिर से हम इसका आउटपुट तय करेंगे सी लैंग थर्ड डॉट सी हाइफन ओ थर्ड, और फिर से हम LS करेंगे। थर्ड नाम की फाइल में हमने फिर से वो आउटपुट ले लिया है, तो नई कोई फाइल क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जब जब आपको कोड नया लिखना होगा, आपको नई फाइल क्रिएट करनी ही पड़ेगी। नाउ हम इसी को फिर से रन करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। अब देखो ये दोनों चीज़ें नई लाइन में प्रिंट हुई हैं, AF जो भी है और नीचे हेलो वर्ल्ड, और फिर एक नया लाइन आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने \n लिखा था।
फिर से हम उसी कोड में जाएंगे, नैनो थॉट डॉट सी। अब आपको कोई भी प्रोग्राम प्रिंट करना आ गया है फाइनली सी लैंग्वेज में। सो एटलीस्ट आपको प्रिंट करना आ चुका है। आगे की चीज़ें हम ज़रूर सीखेंगे, उसके पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम खुद तो अभी हमने जो जो कमांड दिया वो तो कंप्यूटर ने प्रिंट कर दिया, कंपाइलर ने। अब हम यूज़र से कुछ कमांड लेंगे, यानी यूज़र कुछ टाइप करेगा और उसे हम प्रिंट करवाएंगे या उसके ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टडी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। हमने यहाँ मेन डॉट सी नाम की एक नई फाइल बनाई है। इसमें हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा समथिंग लाइक दैट कि x इज़ इक्वल टू 56, y इज़ इक्वल टू 4। सो क्या आप इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कितना? अगर आप इस सिंपल से क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे सो आपको वेरिएबल समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ x को हमने 56 एक वैल्यू असाइन की है, वैसे ही y को हमने एक वैल्यू असाइन की है विच इज़ 4। सो x प्लस वाई का आंसर होगा 56 प्लस 4 विच इज़ 60। जब आप सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे होते हैं तो आप डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं। डेटा यानी इन्फॉर्मेशन, और बेसिकली वो डेटा मोस्टली टेक्स्ट होते हैं। अभी हम किस डेटा के ऊपर फोकस करें? टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा यानी या तो वो लेटर्स हैं ABCDEFGH, या तो वो नंबर्स हैं 1 2 3 56 78 वॉट एवर। सो जो टेक्स्ट डेटा होता है उसको हम बोलते हैं कैर। जो न्यूमेरिक डेटा होता है उसको हम बोलते हैं इंट। और आगे चल के हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल अगर उस डेटा के साथ हम डील कर रहे हैं और उस डेटा को अपने प्रोग्राम में लिखना है तो उसको रखने के लिए कंटेनर चाहिए। उस कंटेनर को ही हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे यहाँ y क्या है? एक वेरिएबल है। और x क्या है? वो भी एक वेरिएबल है। उसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी है, एक डेटा रखी है। जैसे x के अंदर हमने जो डेटा रखा है उसको हम बोलेंगे 56, y के अंदर जो हमने डेटा रखा है उसको हम बोलेंगे 4। सो x क्या है? एक वेरिएबल, और उसके अंदर जो 56 वैल्यू है वो क्या है? एक डेटा। y क्या है? एक वेरिएबल, और उसके अंदर जो 4 है उसको हम क्या बोलेंगे? एक डेटा। और ये किस तरह के डेटा है? ये दोनों डेटा है इंट तरह के डेटा। व्हाट इज इट? इंट। ये एक न्यूमेरिक डेटा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बोलेंगे इंट। क्या बोलेंगे? इंट। और अगर ये डेटा कोई लेटर होता, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा होता 4 की जगह a, तो ये इंट नहीं होता, ये होता कैर। क्या होता? कैर। सो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली 56 लिखें तो प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कि इसको रखना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है। और हमें अगर बाद में 56 की ज़रूरत पड़ी कहीं भी प्रोग्राम में तो हम इसको बार बार 56 लिखना पड़ेगा। और अगर हमने इसका एक वेरिएबल बना लिया है कोई भी चीज़, उसको हम बार बार ऑटोमेटिकली यूज़ कर पाएंगे। लेट से हमें यूज़र से इनपुट लेना है। अगर हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं, लाइक वन प्रिंट वन, प्रेस 1 फॉर दिस ऑप्शन, प्रेस 2 फॉर दैट ऑप्शन, तो हम यूज़र से जब इनपुट लेंगे 1 2 3 ABC एनीथिंग, तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे? उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल हम किसी भी वेरिएबल मतलब बेसिकली नाम, तो हम नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। हम नाम दे सकते हैं मंकी, तो हम मंकी नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं। हम मैंगो नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं। हम ए नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, बी नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं। सो वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया आई गेस। नाउ उस वेरिएबल में हम किस तरह का डेटा रखने वाले हैं? क्या उसमें हम एक कैरेक्टर डेटा रखने वाले हैं? क्या उसमें हम एक नंबर डेटा रखने वाले हैं? या उसमें हम एक डेसिमल नंबर का डेटा रखने वाले हैं? या एक लार्जर डेसिमल नंबर का डेटा रखने वाले हैं? या उसमें हम किसी का नाम स्टोर करने वाले हैं, लाइक अंकुश, लाइक राहुल, सो एनीथिंग। सो क्या हम उसमें सेव करने वाले हैं? तो हमें वो कंपाइलर को पहले ही बताना होगा कि जो हम डेटा वेरिएबल के अंदर रखने वाले हैं वो किस तरह का डेटा है। लेट्स से मैं एक डेटा, एक इंटीजर, एक नंबर डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इंट, और मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ x, और फिर उसके अंदर हम एक डेटा स्टोर कर देते हैं विच इज़ लेट्स से 45। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करना है, 45 के आगे हमेशा सेमीकोलन ऑब्वियसली लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं इसको कहूँगा कि मुझे क्या प्रिंट करना है, तो मुझे एक न्यूमेरिक डेटा प्रिंट करना है। और न्यूमेरिक डेटा वो किस तरह का डेटा है? सो हमने यहाँ न्यूमेरिक डेटा लिख दिया। न्यूमेरिक डेटा का सिंबल है %d, इसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। %d, और मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ x, कॉमा x। तो हम बेसिकली कंपाइलर को बोल रहे हैं कि x के अंदर जो भी डेटा है आप उसे प्रिंट कर दीजिए। सो मैं Ctrl+X+Y करता हूँ। यहाँ मेन डॉट सी हमने फाइल बनाई थी, अब हम इसको ऑब्वियसली सी लैंग मेन डॉट सी मेन करेंगे, और ये हो गया। इसको हम \main से रन करेंगे, और यहाँ 45 प्रिंट हो गया। हालांकि हमने 45 प्रिंट करने के लिए नहीं कहा था, हमने कहा था x प्रिंट करने के लिए। हम फिर से फाइल में वापस जाते हैं, और यू कैन सी। सो आई होप आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि डेटा टाइप्स कितने तरह की होती है, यानी इन्फॉर्मेशन कितने तरह की होती है। और देखो, इन्फॉर्मेशन या डेटा कुछ भी हो सकता है। एक फ़ोटो को भी हम इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, एक वीडियो को भी इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, एक म्यूज़िक फाइल को भी हम इन्फॉर्मेशन बोल ही सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम किस तरह के डेटा, किस तरह के इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें? टेक्स्ट डेटा। और टेक्स्ट डेटा बेसिकली दो टाइप की हैं। एक तो है लेटर्स, जैसे ABCDEFGH, और दूसरा है नंबर 1 2 3 4 7 8 9 10 वट। सो बेसिकली दो टाइप्स के डेटा टाइप्स। सो जो लेटर्स के डेटा टाइप्स है उसको हम बोलेंगे कैर,
और इसका जो सिंबल है इसको हम बोलेंगे %c। दूसरा जो डेटा टाइप है उसको बोलेंगे इंट, इसके अंदर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं वॉटेवर, और इसका जो सिंबल है वो है %d या %i भी लिख सकते हैं दोनों। अब मैंने कह दिया कि इंट में हम कैसे नंबर स्टोर कर सकते हैं, 5 6 7 1 2 3 346। मान लो मुझे एक ऐसा नंबर स्टोर करना है जो कि एक डेसिमल नंबर है 56, तो 5642.565, तो इसके लिए हम इंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट मतलब बेसिकली डेसिमल नंबर, तो डेसिमल फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लाइक 556.55 वॉटेवर। और एक और डेटा टाइप होता है डबल। डबल भी बिल्कुल फ्लोट की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर हम लार्जर डेसिमल नंबर स्टोर कर पाएंगे। लाइक अगर आप फ्लोट के अंदर इतने डिजिट के डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, तो आप डबल के अंदर इससे डबल नंबर के डेसिमल नंबर बेसिकली स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लोट और डबल एक ही तरह के हैं, उसमें आप लार्जर डेसिमल नंबर स्टोर कर पाएंगे। तो फ्लोट का जो सिंबल है वो है %f, इसको याद रखिएगा, और जो डबल का सिंबल है वो है %lf, यानी लार्जर फ्लोट बेसिकली। सो समझ गए आप, %lf यानी हम डबल की बात कर रहे हैं, %f यानी हम फ्लोट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, %d या %i हम तब लिखेंगे जब हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, और %c हम तब लिखेंगे जब हम एक लेटर को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे A B C एनीथिंग। अब मान लो कि मुझे लेटर नहीं प्रिंट करवाना, मुझे लेटर का कॉम्बिनेशन, यानी कि जैसे मेरा पूरा नाम प्रिंट करवाना है, अगर मैं ऐसे लिखूँ सिर्फ, फिलहाल मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ। कॉमेंट आउट करने का बेसिक मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम मैंने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब चीज़ों को इग्नोर करे, तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। देखो ये फाइल हरे कलर का फाइल एक वॉयलेट कलर का फाइल बन गया, इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, मैं प्रोग्राम को बोल रहा हूँ कि ये सब आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने बेसिकली कमेंट कर दिया। कमेंट का मतलब मैंने इसको कह दिया कि ये सब मैंने ऐसे ही लिखा है, अपने जानने के लिए लिखा है, आप इसको रीड मत करिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए वैसे भी बोला था। अगर आपको कमेंट का इस्तेमाल करना है, आप डबल स्लैश आगे लिखो, उसके आगे कुछ भी लिखो, प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखो। या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो // और इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, मल्टीपल लाइन कमेंट इसको बोलते हैं, और एंड इसको कर दो */ से। तो इसके अंदर आप चाहें जो लिखोगे, प्रोग्राम उसको कंटेन नहीं करेगा, प्रोग्राम उसको बोलेगा कि अच्छा ये ऐसे ही लिखा गया होगा। ये कुछ एक तरह का नोट्स है, यानी प्रोग्राम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके बीच में क्या लिखा गया है, तो इसको हम कमेंट बोलते हैं। सो हम कहाँ थे कि लेट से कि आपको एक कैर वैल्यू प्रिंट करानी है। लेट से मुझे एक ग्रेड मिला है, ABC जैसे स्कूल में ग्रेड मिलते हैं ना, तो मैंने अपना ग्रेड प्रिंट करवाना है। तो मैंने एक ग्रेड नाम का वेरिएबल बनाया जो कि कैर ग्रेड डेटा टाइप है, और मैंने इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी। लेट से मुझे B ग्रेड मिला है, यानी किसी सब्जेक्ट में मुझे B मिला है, तो मैं लिख दूंगा B। मैंने यहाँ सेमीकॉलन लगाया। अब मैं प्रिंट F करता हूँ, प्रिंट F, और मैं यहाँ लिखूँगा %c यानी कि मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो %c मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी कोड्स में लिख रहा हूँ आप भी अपने साथ साथ लिखिए %c। और मुझे कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो ग्रेड वाला कैरेक्टर, ये जो ग्रेड वेरिएबल के अंदर जो भी कैरेक्टर है मुझे वो प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट करो एक कैरेक्टर वैल्यू जो कि ग्रेड के अंदर हमने स्टोर करा के रखी है बेसिकली। अब हम Ctrl+X+Y करेंगे और इस फाइल को कंपाइल करेंगे, और यहाँ कुछ एरर आ गया। लेट से क्या एरर है 26 लाइन पे, कैर क्या है ये, कैर टू इंटीजर कन्वर्शन इनिशियलाइजिंग कैर 2। ओके, देयर इज़ अ प्रॉब्लम गाइज। नैनो main.c, हम जब भी कोई कैर वैल्यू अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ सिंगल कोट में लिख दिया, और अब हम Ctrl+X+Y करेंगे, और फिर से हम करेंगे clang main.c, ls करेंगे। मेन नाम की फ़ाइल बन चुकी है। अब हम जाएंगे वापस main.c को, देखो 45B, पहला जो नंबर था हमने प्रिंट करवाया था 45, और दूसरा जो नंबर है वो हमने प्रिंट करवाया है B, तो एक कैरेक्टर वैल्यू है। हम फिर से nano main.c में जाएंगे, और एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करवा दी है। अगर हम इसको थोड़ा साफ़ सुथरे तरीके से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ एक \n लगा देंगे, और वो एक नए लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर y। अगेन हम clang को कंपाइल करेंगे, देखो 45 और B हो चुका है। नाउ हम फिर से फाइल में जाते हैं, और हम देखते हैं हमने यहाँ एक कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवाई है। सेम तरीके से आप फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, आप डबल वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। सेम टू सेम सारे तरीके सेम होते हैं। लेकिन मान लो अगर मुझे एक नाम प्रिंट करवाना है ग्रेड के अंदर ही, या मुझे कोई भी नाम प्रिंट करवाना है, तो लेट से मुझे लिखना है नेम, किसी का नाम। और नाम तो किसी का ऐसा होता नहीं है A या B या C या D, नाम तो बड़े होते हैं। उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डबल ब्रैकेट लगाना होगा इसके आगे। यानी कि हम इसमें बोलेंगे कि हम इसमें बेसिकली लंबे कैरेक्टर्स, यानी कि
मोर कैरेक्टर्स, मोर देन वन कैरेक्टर्स हम प्रिंट करवाना, स्टोर करना चाहते हैं। सो लेट्स से मेरा नाम है राहुल, तो मैंने राहुल लिखा और ये हम डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब लेटर्स नहीं, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर या नाम। स्ट्रिंग मतलब नाम। तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे, लेकिन यहाँ अब हम लिखेंगे %s डबल कॉलन कॉमा और हम प्रिंट कर देंगे नेम। इसे Ctrl+X+Y करेंगे, कंपाइल किया और रन करा दिया। 45 एंड राहुल प्रिंट हो चुका है एज यू कैन सी। जब भी आपको बड़े कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग मतलब अगर नाम वगैरह प्रिंट करवाना हो, यानी आपको एक वर्ड प्रिंट करवाना हो बेसिकली, तो आप क्या करेंगे, आप जब भी आपको वर्ड या ऐसी कुछ चीज़ें प्रिंट करवानी हो, तो आप बेसिकली प्रिंट करवानी हो या इनपुट लेना हो कुछ भी, तो आप इसके आगे डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा बेसिक सा कैलकुलेटर प्रोग्राम जो हमने अभी बनाया है और इसका ट्यूटोरियल भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। सो लेट से मैंने यहाँ एक नंबर एंटर कर दिया 12। अब यहाँ बोल रहा है एंटर सेकेंड नंबर, तो मैंने यहाँ एक और नंबर एंटर कर दिया, लेट से 6। यहाँ पे अब चार चीज़ें हमें मिल गई हैं। 12 और 6 का एडिशन करेंगे तो हमें मिल रहा है 18। 12 में से 6 किया तो 6। 12 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 72 और 12 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2। सो ये कैलकुलेटर प्रोग्राम बेसिकली दो नंबर हमसे लेता है और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता देता है। बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक यानी कैलकुलेटर का बेसिक का भी बेसिक फॉर्म मैंने बनाया है और इसमें यही ट्यूटोरियल आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे आप भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सी फाइल बना लेते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। सो लेट से हमने एक नई फाइल बनाई, फाइल का नाम हम रख देते हैं .c और इसे ऑब्वियसली हमें नैनो में खोलना होगा, तो नैनो project.c करेंगे और हमारी एक टोटली न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स इंक्लूड करेंगे। ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको आ जाए। सो हमने सी का बेसिक सिंटेक्स लिख दिया है। अब हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो है कि हम कैसे यूज़र से इनपुट लें। वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था एंटर फर्स्ट नंबर, समथिंग लाइक दैट, और फिर हमें वहाँ पे ऑप्शन मिला कि हम वहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। सो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर, वो तो एक टेक्स्ट था, वो तो हम लिखवा सकते हैं प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, बेसिकली कुछ भी हम लोगों ने लिख दिया और ये हो गया। और फिर था एंटर सेकेंड नंबर, राइट, तो प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर। हमने कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक्स पर आप ध्यान ना दें और कोड पे ध्यान दो, स्पेलिंग मिस्टेक हम बाद में भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो नंबर बेसिकली एंटर करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है प्रिंट एफ। हमने कंपाइलर को बोला कि ये चीज़ प्रिंट कर दो, ये टेक्स्ट प्रिंट कर दो, वो प्रिंट कर देगा सेमीकोलन लगा के। लेकिन जो अगर हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैन एफ। तो स्कैन एफ का हमें यूज़ करना पड़ेगा और हमें किस तरीके का वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले अगर हमें कोई भी चीज़ एंटर इनपुट लेनी है, जैसे कोई नंबर लेना है, तो उसको सेव करने के लिए मैंने बोला था एक कंटेनर चाहिए होता है, एक वेरिएबल चाहिए होता है जहाँ पे सेव करवा सकें। तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होगा, तो हम इंट नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, इंट num1 यानी नंबर 1 जो भी है उसका एक वेरिएबल हम बना देते हैं। और इसमें हम कोई वेरिएबल असाइन, कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, बस सेमीकोलन लगा के छोड़ देंगे। फिर इंट num2 हम करेंगे और दो हमने वेरिएबल्स बेसिकली बना दिए हैं। अब इसी वेरिएबल के अंदर हमें नंबर स्टोर करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें क्या स्टोर करना है, %d। मैंने सिखाया था कि %d होता है सिंबल किसका, इंट का। तो %d हमें सेव करना है और कहाँ, num1 में सेव करना है, num1 और ब्रैकेट। अब स्कैनएफ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्कैनएफ क्या करता है कि स्कैनएफ आपका num1 एंड num1 जो यहाँ लिखा है एंड, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं एंड का मतलब इधर होता है एड्रेस। यानी हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि एक, या हम यूज़र को बोल रहे हैं कि कोई नंबर आप एंटर करो, यानी %d यानी होना तो वो नंबर ही चाहिए, आप ABCD एंटर नहीं कर सकते। और वो नंबर जो भी यूज़र एंटर करेगा 1 2 3 4 10 100 कहाँ सेव होगा, वो num1 नाम के वेरिएबल में, यानी यहाँ जाके सेव हो जाएगा दिस सेक्शन num1 में। वो पहला स्कैन एफ। अब हमने पहला एक इनपुट तो ले लिया, अब हमें चाहिए एक और इनपुट, तो हम लिखेंगे फिर से स्कैन एफ और हम फिर से लिखेंगे %d और इसको हम लिखेंगे डबल ब्रैकेट में।
आप देख रहे होंगे कि मैं कॉमा का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमने ले लिया, अब उसको एंड यानी एंड परसेंट एड्रेस उसका कहाँ सेव करना है हमें, एक तो पहले ही सेव हो चुका है विच इज़ num1। अब जो दूसरा नंबर है उसको हम num2 में सेव करेंगे। कहाँ सेव करेंगे, num2 में। तो हमने दो इनपुट्स बेसिकली ले लिए हैं, अभी तक कोई टास्क परफॉर्म नहीं हुआ है। हमने दो इनपुट्स लिए हैं स्कैनएफ फंक्शन से, एक उसको हमने सेव किया है num1 में और दूसरा हमने सेव किया है num2 में। इसको कंट्रोल एक्स और वाई करते हैं और एंटर करते हैं, कंट्रोल एक्स वाई, प्रोजेक्ट डॉट सी एंटर हो चुका है। अब हम लिखेंगे सी लैंग प्रोजेक्ट डॉट सी -o प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट नाम की एक फ़ाइल बन जानी चाहिए हरे कलर की, एलएस करेंगे और प्रोजेक्ट नाम की एक फ़ाइल बन चुकी है। तो ./प्रोजेक्ट एंटर अ नंबर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 23। एंटर सेकेंड नंबर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 45। अब हमारा प्रोग्राम इतना बन चुका है कि एटलीस्ट हम दो नंबर स्टोर करवा पाए। अभी इसमें हम कोई फंक्शन नहीं कर रहे, लेकिन दो नंबर आप देख सकते हैं कि स्टोर हो सकता है, लेकिन ये बहुत देखने में बेकार लग रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, नैनो प्रोजेक्ट डॉट सी में जाएंगे और हम यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, यहाँ नंबर को नंबर कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और एक बैकस्लैश n लगा देते हैं, बैकस्लैश n, ताकि नंबर नीचे प्रिंट हो। इसको भी हम थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक सही कर देते हैं, SECOND, और यहाँ नंबर जो लिखा है उसको नंबर कर देते हैं ताकि प्रोग्राम थोड़ा अच्छा लिखे, और हम बैकस्लैश n लगा देते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने दो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली प्रिंट करवा दी हैं, दो इनपुट ले लिए हैं यूज़र से और प्रिंट करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एडिशन फाइल बना देंगे। तो कैसे बनाते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ हम लिखेंगे %d। तो लिख देते हैं %d, यानी ये तो पता चल गया कि कोई नंबर ही प्रिंट करना है। अब कौन सा नंबर प्रिंट होना चाहिए, तो हम प्रिंट करेंगे num1 प्लस num2 और ब्रैकेट में इसको एंटर कर देंगे सेमीकोलन लगा के। और इसके साथ साथ हम कुछ और भी लिख देते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाना ऑब्वियसली ज़रूरी है। हम यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं, लाइक द सम ऑफ नंबर्स इज़ इक्वल टू। सो बेसिकली हमने लिखा द सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू num1 प्लस num2। अब ये चीज़ें देखो कैसे प्रिंट होती है। अब हम यहाँ चले गए, कंट्रोल एक्स वाई, ओके कुछ गड़बड़ हो गया, कंट्रोल एक्स वाई, हम इसे फिर से कंपाइल कर देते हैं। ओके यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, एज यू कैन सी लाइन नंबर 12 में सेमीकोलन मिसिंग है। हमें फिर से उसी फाइल में जाना पड़ेगा और आप देख सकते हैं कि सी कितनी ज़्यादा सेंसिटिव लैंग्वेज है। एक मिस्टेक अगर आप करते हो तो आपके कोड में एरर आ जाता है। कंट्रोल एक्स वाई, अब फिर से हम रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, एंटर अ नंबर बोल रहे हैं, तो लेट से मैंने लिख दिया 450। एंटर सेकेंड नंबर बोल रहे हैं, तो लेट से मैंने फिर से लिख दिया 50। तो सम ऑफ टू नंबर इज़ 500। सो एज यू कैन सी 450 प्लस सम ऑफ टू नंबर्स 50 करेंगे, पहला नंबर दूसरे नंबर को ऐड करेंगे तो 500। तो आपने इतना तो देख लिया है कि कैसे आपको बेसिकली कैसे आपको ऐड करवाना है कैलकुलेटर में। अब फिर से हम प्रोजेक्ट डॉट सी में जाएंगे, अब क्यों ना हम कुछ दूसरा प्रिंट करवाएं। सो हम इसको कॉपी करते हैं पूरा, ये कोड पूरा का पूरा लिखने से अच्छा है क्यों ना मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ नीचे। सो मैं नीचे आ गया और मैंने इसको फिर से लाइन को पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैं सम ऑफ टू नंबर की जगह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर कर दूंगा, तो num1 माइनस num2 कर दूंगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन। और अब इसे फिर से सेव करके देखेंगे तो आपको इस बार दो आउटपुट मिलेंगे। फिर से हमने उस प्रोजेक्ट को कंपाइल किया, रन किया, एंटर नंबर मैंने लिख दिया 45, एंटर सेकेंड नंबर मैंने लिख दिया 40। सम ऑफ टू नंबर इज़ 85 एंड सब्ट्रैक्शन इज़ टू नंबर इज़ 5। सो 45 प्लस 40 85 होता है, सब्ट्रैक्शन 45 में से 5 करेंगे तो 5 ही बचता है। फिर से हम जाएंगे और थोड़ा इस कोड को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस, इसी तरीके से आपको कभी भी कोड को धीरे धीरे बेहतर करना चाहिए। उसमें कुछ लिखो, और कोड को बेहतर कैसे किया जाता है, हम यहाँ बैकस्लैश n लगा देंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, बस दैट्स इट। अभी अच्छा दिख रहा है थोड़ा बहुत। फिर से इसे कंपाइल करेंगे हम
और रन करेंगे। एंटर नंबर मैंने 20 लिखा, एंटर सेकेंड नंबर मैंने 15 लिखा। 20 प्लस 15 हो जाएगा 35, और 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5, एज यू कैन सी। सो अब तक हमने देखा कि कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं और मल्टीप्लाई करवा ये करवा सकते हैं, अपना माइनस करवा सकते हैं। फिर से हम लिखेंगे, इस बार हम मल्टीप्लाई कराएंगे। और मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है सी लैंग्वेज में? ये स्टार सिंबल, ध्यान से देखो, ये स्टार सिंबल होता है मल्टीप्लाई का सिंबल। सो द सम ऑफ नंबर की जगह अब हम लिख देंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। द मल्टीप्लिकेशन यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। और एक और हम अभी ऐड कर देते हैं, विच इज़ डिवीजन। तो डिवीजन का सिंबल क्या होता है? डिवीजन का सिंबल बेसिकली यही होता है, फॉरवर्ड स्लैश को ही डिवीजन बोलते हैं। सो ये डिवीजन का सिंबल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। अब हम कंट्रोल एक्स वाई करेंगे तो अब चारों बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। हम स्क्रीन को क्लियर कर देते ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और हम प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे और फिर प्रोजेक्ट को रन करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश प्रोजेक्ट करके। एंटर नंबर मैंने लिख दिया 20, एंटर सेकेंड नंबर मैंने लिख दिया 5, सम बेसिकली है 25, सब्ट्रैक्शन 15, और मल्टीप्लिकेशन है 100, 20 इंटू 5, और डिवीजन है 4, 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4। अब इसको हम थोड़ा सा फिर से बेहतर करेंगे। कैसे कर सकते हैं? वही बैक स्लैश एन सब में लगा के। सो हर जगह अगर बैक स्लैश एन लगा दें तो थोड़ा और बेहतर दिखेगा ये। सो हर जगह थोड़ा बैक स्लैश एन लगाते हैं अब, और इसको थोड़ा बेहतर बनाते हैं। बैक स्लैश एन नया लाइन ऐड करने के काम आता है। यहाँ पे भी हम कर देते हैं बैक स्लैश एन ताकि नया लाइन ऐड हो जाए। और यहाँ पर भी हम कर देते हैं भाई बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। और फाइनली आपका ये कैलकुलेटर प्रोजेक्ट तैयार है। हम इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे। एंटर नंबर 5, एंटर सेकेंड नंबर 10। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत एरर आ चुका है। इसकी गलती क्या है? हम फिर से नैनो प्रोजेक्ट डॉट सी में जाएंगे, PROJECT। एज यू कैन सी बाकी सब तो सही आ रहा है, बट यहाँ पे जीरो आ रहा है डिवीजन। वो क्यों आ रहा है अब देखो, बताता हूँ। प्रोजेक्ट डॉट सी, जब भी आप इंट का इस्तेमाल करते हो वो होल नंबर देगा, यानी 1 2 3 4, पॉइंट में नंबर नहीं देगा। तो आप इंट की जगह फ्लोट इस्तेमाल करिए ताकि आपको डेसिमल में नंबर मिले। जब भी आप डिवीजन करो तो यानी आपको अगर एक्यूरेट नंबर चाहिए तो आप इस्तेमाल करेंगे फ्लोट। फ्लोट डेसिमल नंबर भी देता है। तो %d की जगह आप लिखेंगे %f। हर जगह जहाँ जहाँ %d है वहाँ वहाँ %f लिख दो। और यहाँ पे भी %f हम लिख देते हैं, %f। और नीचे जाएंगे हम यहाँ पे भी लिख देंगे %f। और नीचे जाएंगे हम यहाँ पे भी लिख देंगे %f। और नीचे जाएंगे हम यहाँ पे भी लिख देंगे %f। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, मैं इसको जूम आउट कर लूँगा और देखूँगा क्या सारे कोड सही हैं। यस, ऑलमोस्ट सारे कोड सही हैं और हमें बैक स्लैश एन भी मिल रहा है। अब हम कंट्रोल एक्स वाई कर देते हैं, इसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। प्रोजेक्ट डॉट सी, इसको हम कंपाइल कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश प्रोजेक्ट डॉट सी से हम इसको रन कर देंगे। एंटर नंबर बोल रहा है, अब लिखते हैं 50, एंटर सेकेंड नंबर, अब लिख देते हैं 3। सम 50 प्लस 3 आ गया 53.000, सब्ट्रैक्शन आ गया 47, मल्टीप्लिकेशन आ गया 150, 50 इंटू 3 150, और डिवीजन आ गया 16.666। लेकिन ये 150 इज इक्वल टू इधर नीचे क्यों आ रहा है भाई? वो हमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसे हमें ठीक करना है क्योंकि वो देखने में बहुत ही बेकार लग रहा है। नैनो प्रोजेक्ट डॉट सी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज बैक स्लैश एन %f। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं हम कोड को ताकि ये देखने में अच्छा। हम इसका ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम पहले भी एक बैक स्लैश एन लगा दें, बैक स्लैश एन, और कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरीके से। कंट्रोल एक्स वाई, फिर से प्रोजेक्ट डॉट सी करेंगे, एंटर नंबर 56, एंटर सेकेंड नंबर 78। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन उसके नीचे, डिवीजन उसके नीचे, और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ऐसे आ रही हैं। आंसर तो सारे सही आ रहे हैं बट हमें इसको देखने में भी थोड़ा सही बनाना है। तो प्रोजेक्ट डॉट सी में फिर जाएंगे और देखेंगे क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं। सो एंटर नंबर बैक स्लैश एन, हम हर जगह बैक स्लैश एन एक पहले भी लगा देंगे, बैक स्लैश एन, ताकि अच्छा लगे देखने में। और यहाँ भी हम बैक स्लैश एन लगा देंगे, बैक स्लैश एन लगा देंगे ताकि अब ये सब भी थोड़ा देखने में अच्छा लगे। कंट्रोल एक्स वाई, और फिर से अब हम इसको कंपाइल करेंगे। अब फिर से हम इसे रन करेंगे। एंटर नंबर तो हम लिख देते हैं
24 सिंपल। एंटर सेकेंड नंबर हम लिख देते हैं 12। सब्ट्रैक्शंस, एडिशन ऑफ नंबर इज 36, सब्ट्रैक्शन इज नंबर इज 12, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज 288 और डिवीजन इज 2। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेटर। इसको हम और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, इसमें हम चॉइसेस डाल सकते हैं कि आप सिर्फ एडिशन ही वैल्यू बताओ, मल्टीप्लिकेशन ही, बट अगर वो सब बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और तुम थोड़ा बहुत खुद से इसमें प्रैक्टिस करो, इस कैलकुलेटर को और बेहतर बनाओ, इसमें और नाम लिखो, प्रिंटफ वैल्यू डालो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और इन्हांस करने की कोशिश करो। और दैट्स इट गाइस। आप दैट्स इट, यहीं पे फिलहाल कोर्स एंड करते हैं क्योंकि कोर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आप इतना ही प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करोगे तो आप एटलीस्ट बिगिनर से ऊपर पहुँच जाओगे। इसके अलावा मेरा मेथड ऑफ सीखना यह है कि आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। यानी अगर आपने वीडियो देख ली और कुछ नहीं बनाया तो आधे घंटे बाद भूल जाओगे। आप देखो और बनाओ, खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने ये सी प्रोग्राम पूरा देखा है और प्रैक्टिस किया है तो आप एक अर्ली इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामर बन चुके हैं सी में। जो चीज़ें मैंने टर्मक्स में सिखाई वो सेम ही चीज़ें पीसी में भी अप्लाई होती है। आप सेम ही कोड पीसी में भी या किसी भी सिस्टम में लिखोगे तो सेम ही कोड्स रन होंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं या तो कमेंट में रिप्लाई करूँगा या तो उसके ऊपर कोई नया वीडियो बना दूँगा। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट, स्विच, लूप्स, ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एडवांस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको आगे सीखना है फॉर द सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच तय करिए। थ्योरी पढ़ने से और 10-10 घंटे की वीडियो देखने से आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा। आप छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, फिर बड़े और फिर एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका होगा उतना ज़्यादा आप सीखेंगे वक्त के साथ। इसी अप्रोच को लेके मैंने भी एक मोबाइल प्रोग्रामिंग वर्कशॉप लॉन्च किया है। उसमें मैं सी लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ और उसमें मैं एडवांस प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा, पहले इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस प्रोजेक्ट्स। लाइक ये तो एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया था मैंने, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, तो इसको और ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम्स, गेम्स, एटीएम्स प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मैं उस वर्कशॉप में सिखाने वाला हूँ। सो ये जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं वर्कशॉप तो हर रोज़ नए ट्यूटोरियल्स आएंगे। आप मेरे साथ लाइव टू लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं उसमें। जैसे आज आपने अगर कमेंट किया तो मैं कल आपके कमेंट के ऊपर हो सकता है आंसर दूँ या कोई वीडियो बनाऊँ। सो बेसिकली वो एक प्रीमियम मेंबरशिप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उन्हें बिल्कुल डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा। सो कीप लर्निंग गाइस, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियोस में। अगर आपके पास कोई सजेशन है, आपने क्या सीखा, आपको क्या नया सीखने मिला, कुछ भी कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।